बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्यूएम। आप लोग वीकेंड के बाद क्यूएम की क्लास में तशरीफ़ लेके आए, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ज़िंदा ही हूँ अभी तक। खैर एनीवे, हमने क्या किया, हम चैप्टर 10 स्टार्ट करके हमने चैप्टर 10 के पहले 2 यूनिट्स कर लिए थे। पहले 2 यूनिट्स में हमने क्या सीखा? यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने देखा कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता था? हम देखते थे कि 2 तरह के डेटास का आपस में कोई रिश्ता है या नहीं। एक एग्जांपल बुक ने हमें बताई वेट और हाइट का आपस में रिश्ता। अब उसके 3 तरह के हमने सैम्पल्स देखे, वैसे तो काफ़ी सारे देखे। सैम्पल्स 3 तरह के क्या टाइप्स हो सकती हैं? या तो अब डाटा का आपस में रिश्ता होगा कैसे होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरी ऑप्शन ये थी कि आपस में कोई रिश्ता हो ही ना। इसके हमने कुछ डायग्राम्स देखी थी। बिल्कुल जो टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन थी वो थी नो डाटा की, जो एक स्ट्रेट नीचे से लेके ऊपर तक की लाइन थी वो थी डायरेक्ट रिलेशन की, और जो टेढ़ी ऊपर से नीचे तक लाइन थी दैट वाज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि एक चीज़ यानी कि हाइट कम हो रही है तो वेट बढ़ रहा है एंड वाइस वर्सा। उसके अलावा हमने क्या देखा? हमने कोएफिशिएंट निकालना सीखा, जिससे हमें पता लगता था कि डाटा का आपस में कितना कोई रिश्ता है। आर नामी वो कोएफिशिएंट होता था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसका हमने 2 तरीके देखे थे निकालने के। एक तो फॉर्मूला था, दूसरा हमने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी आर निकालना सीखा था। उसके फ़ौरन बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था, दैट वाज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जो कि तकरीबन बल्कि 100% कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही था। बस आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को उठा के स्क्वायर कर देना था तो आपके पास आ जाना था कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। यहाँ हमारा यूनिट 2 ख़त्म हुआ था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 3 ऑफ चैप्टर 10। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है हमें? रिग्रेशन एनालिसिस। इससे पहले कि हम बुक की तरफ जाएं, वापस आते हैं ज़रा एग्जांपल की तरफ। अगर आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन हो, आपके पास एक फॉर्मूला हो जिसके अंदर आप कोई भी x की वैल्यू पुट करें, आपके पास y की वैल्यू आ जाए, दैट वुड बी मतलब रिग्रेशन एनालिसिस। आप किसी किस्म का इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें और उससे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल निकल आएगा। वैसे तो ये बात हमें पहले भी पता थी और हमें आराम से निकालना आता था कि हमारे पास इक्वेशन बनी बनाई होती थी y = a + bx। हम कहते थे हमें कोई x बताओ, हम आपको y निकाल के दिखाएंगे। ये तो हमने सिंपल मैथ में सीखा, या बाकी बैच 2 के केस में हम सिंपल मैथ में जाके सीखेंगे। लेकिन ये बनी बनाई इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान काम था, ये इक्वेशन बनानी कैसी है? आज की क्लास में हम ये इक्वेशन खुद से बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास एक अदद, ये एक सैंपल के तौर पे एक स्कैटर प्लॉट है। अब स्कैटर प्लॉट्स हमने यूनिट 1 और 2 में देखे थे कि डाटा सारा का सारा स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं कर रहा। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम इस डाटा के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिस मर्जी हम पॉइंट पे उंगली रखें, हमें x के बदले y की वैल्यू मिल सकती है। जैसे कि ये एक पॉइंट है जो कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पे है। इस पॉइंट पे 42.9 है आपका क्या कहते हैं वेट, जो कि था आपका y एक्सिस पे, और 186.3 है आपका x। अब ये आपके पास इक्वेशन बनी बनाई रेडीमेड पड़ी है, y = 0.2309x - 0.1243। अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट करें तो कंफर्म बात है आपका y का आंसर 42.9 आएगा। ज़रा तसल्ली कर लें अपनी। क्या आपके पास है इक्वेशन? y = 0.2309x - 0.1243। अच्छा जी, x हमारे पास इस पॉइंट पे क्या है? 186.3। ये 186 कहाँ आया? ये हमारे पास ग्राफ है। वैसे तो बुक ने हमें हिंट दिया हुआ है कि एग्जैक्ट इस डॉट की क्या कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन अगर हम देखें तो ये 200 से थोड़ा पहले तो 180 के पास होगा। ये मतलब ये बुक ने हमें एग्जांपल दे दी है। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन के अंडर आते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू आप इसमें से कहीं भी उंगली रखें, कहीं भी डॉट लगाएं और उसका आपको x के बदले वो आपको y बता देगा। तो 186.3 आपके पास एक अदद इक्वेशन बनी पड़ी है। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन बनाना हम सीखेंगे, पहले हम देख लें इक्वेशंस जो हैं ये चलती भी हैं कि नहीं। सही, ये इक्वेशन नजर आ रही है? हाँ, मतलब ये हमें एक सैंपल गिवन है, इसके बाद से हम इक्वेशंस खुद बनाया करेंगे। ये हमें वैल्यू नीचे जो होता है ये x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस होता है।
तो हमने x की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में कि क्या y की वैल्यू वाकई 42.9 आती है कि नहीं, माइनस 0.1243। देखिए कैलकुलेटर क्या कहता है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आंसर क्या आया 42.89, जबकि बुक के मुताबिक हमारा आंसर क्या होना चाहिए था 42.9। तो क्या 42.9 और 42.89 एक ही चीज़ नहीं होते? इससे हमने ये सीखा कि इक्वेशन वाकई चलती है, लेकिन इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो भी हम देख लेंगे। इस इक्वेशन के पहले देख लें हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हमारे पास a होना चाहिए, हमारे पास b होना चाहिए, x तो हम इस लाइन पे कोई भी x अज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास y आ जाएगा। तो a और b कैसे निकालना है देख लेते हैं। आपके पास है a और b के फॉर्मूलाज। असल इक्वेशन जो है वो ये है y इज इक्वल टू a प्लस b। यस, तो इसमें तो x वगैरह है नहीं। क्या मतलब x नहीं है? x सिंपल इक्वेशन की बात हो रही है, x हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं जिससे हमारा y निकल आएगा, जो कि इस स्ट्रेट लाइन पे फॉल करना चाहिए, वरना अच्छा खैर एनीवे हम कहाँ थे, हम देख रहे थे a और b के फॉर्मूलाज। सर ये आपने b की वैल्यू पहले लिख दी है यहाँ पे 0.3 जो है। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक इक्वेशन हमें बनी बनाई मिली ना, हम उसे वेरीफाई कर रहे थे, उसके बाद हमने इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। ये बनी बनाई इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 0.2309, ये तो लिखा हुआ है आपके सामने। दैट्स इट। तो मैं कह रहा हूँ कि bx जो है एंड पे लिखा है, यहाँ पे bx पहले लिखा हुआ है। कोई मसला नहीं। इस बुक में क्या लिखा है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये वही चीज़ है एग्जैक्टली। a आपका है माइनस में, मतलब इससे आप पहले भी लिख लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस में मतलब प्रेजेंटेशन वाइज ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस 0.1243 प्लस 0.2309, वही चीज़ है, बेशक कैलकुलेटर पे करके देख लें। अच्छा जी, फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं एक साइड पे। अच्छा जी, b का फॉर्मूला लिख लिया सबने? हाँ जी यही है, और एक आपके पास है फॉर्मूला सॉरी x ही है दोबारा, b इंटू सिग्मा एक्स ओवर एन। फॉर्मूला सबने नोट कर लिया, अब चलते हैं सवाल की तरफ। अच्छा जी, चेक करें, हमारे पास कुछ महीने जनवरी से लेकर जून, हमारे पास कुछ आउटपुट्स हैं थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स, और हमारे पास है टोटल कॉस्ट। ये कोई कंपनी है, इसने मतलब 5000 बल्कि 5800 यूनिट्स बनाए, तो उसका खर्चा टोटल हुआ 40.3 मिलियन रुपीज़। उसने 7.7 मतलब यूनिट्स बनाए, तो उसका टोटल खर्चा हुआ 47.1 मिलियन। तो आपके पास एक लाइन बन सकती है सारे डाटे की कि कम खर्चा करते हैं, कम यूनिट्स बनाते हैं तो ज़्यादा खर्चा होता है, एंड वाई मतलब ज़्यादा यूनिट्स बनाते हैं तो ज़्यादा खर्चा होता है। तो आपके पास ये एक डाटा है, आपके पास x गिवन है, आपके पास y गिवन है, आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जहां आप x पुट करें, आप 5.8 लिखा है, 5.7 भी लिखें, तो आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट आपका कितना खर्चा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, b और a, और जब b और a आपके पास आ जाएगा आप इक्वेशन क्रिएट कर सकेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिससे आप यूज़ करके कोई भी x, मतलब यहाँ आपके पास 5.8 है, 7.7 है, आप यहाँ 10,000 भी x अज्यूम कर लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये इक्वेशन बनानी है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या कुछ चाहिए हमें n चाहिए, हमें सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा x चाहिए, सिग्मा y चाहिए, सिग्मा x स्क्वायर चाहिए, और सिग्मा सिंपल x चाहिए। सो y नहीं आएगा, ये जहाँ पे सेकंड लाइन में आपने जहाँ x लिखा हुआ है समेशन x देख लेते हैं। y है कि x है? हाँ पहले वाले में y है।
अच्छा जी, वापस आते हैं अपने डेटा की तरफ। अब हमारा x क्या और हमारा y क्या है। वैसे तो हमें देखने में पता लग रहा है कि हमारा x है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हम x पहचाना कैसे हैं। अगर खुदा ना खास्ता टोटल कॉस्ट पहले लिखी होती और टोटल आउटपुट बाद में लिखा होता तो हम गलती से टोटल कॉस्ट को x कंज्यूम कर लेते और आउटपुट को y कंज्यूम कर लेते। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ x है, कौन सी चीज़ y है। तो याद रखिएगा, हर वो चीज़ जिसकी वजह से दूसरी चीज़ मुतासर होगी, दैट इज़ आपका x। यहाँ आउटपुट्स और टोटल कॉस्ट की बात हो रही है, तो आपके हाथ में क्या है, प्रोडक्शन करना है या खर्चे। आपके हाथ में प्रोडक्शन करना, आपने यूनिट्स बनाने कितने हैं, बाद में आपका बिल कितना बन गया, ये बात की बात है। तो जो आपके हाथ में चीज थी, आपका x, शुक्रिया, x आपके हाथ में था, आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं, तो ये आपका x हो गया। और उससे खर्चा कितना हुआ वो उसका डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट चीज़ आपका टोटल यूनिट्स है, इंडिपेंडेंट चीज़ है आपके पास टोटल कॉस्ट। ये तो ज़रा बड़े लेवल की चीज़ है, आउटपुट्स। इसको ज़रा आपके लेवल पे अगर समझना हो तो समझें कि ये SBI की कैंटीन है, आपके हाथ में आपने कितने बिस्किट खाने हैं, और जो बिल बनेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने एक खाया तो आपके 30 रुपए लगेंगे, मतलब वन आउटपुट, वन प्रोडक्शन आपके हाथ में थी, आप एक बिस्किट खाते हैं या दो, मतलब पैकेट की बात हो रही है। और जो उसका बिल है, जो उसका खर्चा है, जो उसका आउटपुट है, जो उसका वाई है, वो है कि कितने आपके पैसे लगे। एक बिस्किट के आपको 30 लगेंगे, दो के 60 लगेंगे नॉनवर्ड्स। तो क्या चीज़ इंडिपेंडेंट थी, क्या चीज़ आपके हाथ में थी, खर्चा या नंबर ऑफ बिस्किट्स। वेरी गुड। इससे होपफुली आपको x एंड y का कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि अगर टोटल कॉस्ट पहले लिखी हो तो आपने ये अज्यूम नहीं कर लेना कि जो चीज़ पहले लिखी होती है वो x होती है। आपने खुद सोचना है, समझना है, ढूंढना है कि x क्या है और y क्या है। तो होपफुली x और y का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने डाटा की तरफ। हमें चाहिए जी, जो इंडिपेंडेंट है वो x है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंडिपेंडेंट क्या है ये हमें देखना है सिचुएशन में। तो आपके पास है b इज इक्वल टू n। n क्या है, आपके पास कितने सारे तरह के x और y हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 तरह के x और y हैं। तो n आ गया आपके पास 6। अब हमें चाहिए सारे सिग्मास के लिए हम टेबल बना लेते होते हैं तो ज़रा ईजी हो जाता है काम। ये हर क्वेश्चन में हमने दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। हाँ, क्वेश्चन है दोनों लिखे रहते हैं। जाहिर सी बात है, b भी चाहिए हमें, a भी चाहिए। वैसे तो अगर बुक की तरफ हमें देखें तो b के भी आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाला ज़्यादा ईजी है तो हम इसकी तरफ जा रहे हैं। सो टेबल हम खुद बनाएंगे। 5.8, 7.7, उसके बाद है 8.2, 6.1, 6.5 और 7. ये था आपके x। हमें सिग्मा x भी चाहिए तो ज़रा इसका सम कर लेते हैं। 5.8 प्लस 7.7 प्लस 8.2 प्लस 6.1 प्लस 6.5 प्लस 7.5 आया आपके पास 41.8। सिग्मा एक्स कहीं यूज़ होता है? हाँ जी होता है। इधर आगे चलो लाइन से ही लिखते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपको चाहिए सिग्मा वाई। वाई आपके पास है 40.3, 47.3, 40, ये 47.1 ये। अच्छा तीसरे पे क्या है? 48.7, 46.6, 40.6, 44.5, 47.1। ले जी इसका सम कर लें। 272.8। दो शहादतें आ रही हैं, कंफर्म कर लें कौन सा वाला सही है। 40.3 प्लस 47.1 प्लस 48.7 प्लस 40.6 प्लस 44.5 प्लस 47.1 268.3 ही है। ले जी आपके पास आ गया सिग्मा वाई। क्या हमें और कुछ भी चाहिए? यस हमें काफ़ी कुछ चाहिए। हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई। वो कैसे निकलेगा? इन्हें मल्टीप्लाई करके 5.8 इंटू 40.3 क्या होता है? 233.74। 7.7 इंटू 47.1 क्या होता है? वो जो इनके सामने निकले हुए हैं इंडिविजुअली, उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा।
करके देख लेते हैं अभी। 399.34 6.1 इंटू 40.6 क्या होता है 247.66। 6.5 इंटू 44.5 होता है 289.25 और 7.5 इंटू 47.1 होता है 353.25। अब इन सारों का सम क्या होता है क्या बाकी अवाम का भी आंसर आ रहा है? ऐसे मुख्तलिफ आंसर देख लेते हैं कहाँ डिफरेंस है। दो दफ़ा पॉइंट आ रहा है जवाब में, ये अजीब बात है। दो दफ़ा पॉइंट आ रहा है। हाँ नहीं पहला वाकई कॉम है, लेकिन 41.8 इंटू 268.3 यार इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था ना। एक मिनट, इसका आंसर एक मिनट, भाई ने किया 41.8 इंटू 268.3। इसका आंसर बनता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 11214.9। क्या इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है? हमें ये चाहिए, इन सारों का सम, x और y को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है और उनका सम लेना है। तो ये बिल्कुल नहीं करना, ऐसे करना है। 188.5.91 किसी का आया? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ये ठीक है। और हमें कुछ चाहिए, हाँ जी हमें चाहिए सिग्मा x का स्क्वायर। सो 5.8 का स्क्वायर होता है 33.64, 7.7 स्क्वायर 59.29, 8.2 का स्क्वायर बुक में सारा टेबल बना पड़ा है, मैं सिर्फ ये टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि आप लोगों को भी साथ साथ टेबल्स बनाने हैं। 37.21, 6.5 का स्क्वायर 42.25, 42 56.25। सम कर लें 33.64 प्लस 59.24, अवाम से आवाज़ आई 295.83। मेरा भी आंसर है। क्या हमें कुछ और चाहिए? n आ गया, सिग्मा एक्स वाई आ गया, सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी आ गया और सादा सिग्मा एक्स तो हमारे पास पहले था ही। तो अब हम आराम से वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे। क्या हमें लिखना है? सिग्मा एक्स वाई था हमारे पास 6 इंटू 188.5.91 माइनस सिग्मा एक्स क्या था आपके पास 41.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई आपके पास था 268.3। ये सब कुछ किससे डिवाइड हो रहा है? n 0.88 है। चलें 0.05 का फ़र्क हमने इग्नोर किया। सो डिवाइडेड बाय n आपके पास था 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर था आपके पास 295.88 माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी कि 41.8 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम एक स्टेप में भी सारा सॉल्व कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लिखें सारा कैलकुलेटर पर, एक ही दफ़ा इज इक्वल टू दबा दें। ब्रैकेट से बाहर हो तब इकट्ठे का ले लेना स्क्वायर, और जब वो ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट हो तो तब सिंगल सिंगल का ले लेना। भाई ने बहुत गहरी बात की। भाई ने कहा कि अगर ब्रैकेट अंदर का स्क्वायर हो, इसकी बात करें ना, इसकी और इसकी, जब ब्रैकेट के अंदर का स्क्वायर हो तो आपको सिंपल बगैर ब्रैकेट वाले x का सम लेके स्क्वायर कर देना है। जबकि अगर इस तरह का स्क्वायर हो तो आपको अलग से सारों xों का स्क्वायर करना है और फिर उसका सिग्मा लेना है। तो ये एक अच्छा टोटका है, एक अच्छी याद रखने वाली बात है कि इसका आपने क्या सलूक करना है और इसके साथ क्या सलूक करना है। वंस अगेन रिपीट कर दिया
सिंपल सिग्मा एक्स इन सारों का सम लेके उसका अलग से स्क्वायर, जबकि इस केस में अलग से सारे एक्सों का स्क्वायर और उसका सम। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है जी। किसका? डी का अभी निकालने लगा था। टू 68.3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 295.88 माइनस 41.8। कर सकते हैं कैलकुलेटर पे एक साथ सारा लिखे तो भी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या आया अब हम का आंसर? 3.5848। अच्छा जी, ज़्यादा सारे लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। वैसे मेरा कैलकुलेटर पता नहीं क्यों जवाब दे गया है। मेरा आंसर -3000 क्यों आ रहा है? 41.8 पे मैंने पॉइंट लगाया है और मैंने 268.3 पे भी पॉइंट लगाया है। खैर एनीवे 3.58548 आंसर आ गया ज़्यादातर अवाम का। नेक्स्ट आपको चाहिए ए के लिए क्या हमें कुछ स्पेशल डाटा चाहिए? नहीं, सिग्मा एक्स भी हमारे पास हुआ पड़ा है, हमारे पास एन भी है और हमारे पास बी भी है, तो ए भी निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई यानी कि 268.3, लेकिन एन आगे आएगा डिवाइडेड बाय एन माइनस बी आपके पास आ 3.5848 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स का दैट इज 41.8 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेट इसका भी कर लें। हाँ जी, क्या हमारी ज़्यादातर अवाम 19.74 पे पहुंच गई है? देखें क्यों नहीं पहुंची। आपकी बी की वैल्यू नहीं आ रही। 6 इंटू 1885.91 माइनस 41.8 इंटू 268.3। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। डिवाइडेड बाय 6 इंटू 295.88 ठीक है, माइनस 41.8 का स्क्वायर। आंसर तो सही आना चाहिए। भाई का आंसर आ रहा है 3.64, मगर क्यों? पास पास है लेकिन वंस अगेन फिगर्स देख लेते हैं। 1885.91 ठीक है, 41.8 भी ठीक है, 268.3 भी ठीक है, डिवाइडेड बाय 295.88 था ना, आना था, माइनस 41.8 का स्क्वायर। ले जी, आंसर आ गया 3.58। आपने 395.8 लिखा हुआ था। सर वो पहली इक्वेशन क्या थी? x बराबर bx, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हम इक्वेशन वही बनाने लगे हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स का क्या मतलब हुआ? y इज इक्वल टू, इस केस में a था आपका 19.74 प्लस b आपका था 3.5848 इंटू एक्स। अब x जो मर्जी आपसे सवाल पूछ ले, x1 बताओ, x2 बताओ, x0 बताओ, x 10,000 बताओ, आप y की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो इसका अब सवाल सॉल्व करना तो अलग चीज़ होती है, अब इसे इंटरप्रेट करें। इसे इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि एक मतलब यूनिट बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट है
किसी फैक्ट्री की वो है 3 रुपये और मतलब 3.5 रुपये, और 19.74 आपकी है फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपका बिजली का बिल है, ये आपका पानी का बिल है, ये आपके हर वो खर्चे हैं जिसका नंबर ऑफ़ यूनिट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपका आ गया 19.74। तो इससे अब आप निकाल सकते हैं इस फैक्ट्री का नंबर ऑफ खर्चा नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हवाले से। तो ये था आपका ए और बी। क्या कैसे निकलेगा? एक्स की वैल्यू कोई भी अज्यूम कर लें। बताएं आप कितने यूनिट्स बनवाना चाहते हैं इस फैक्ट्री से? अच्छा, वो हमें सिंपल क्वेश्चन देगा, हमें ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, देन हमने वो आपको एक्स और वाई दे देगा, बल्कि एक्स और वाई भी नहीं देगा, आपके सामने कोई से 2 कॉलम रख देगा। आपने पहले तो ये पहचानना होगा कि इसमें एक्स क्या है वाई क्या है। एक्स का पहचानने के बाद ये टेबल बनाया, आपने इक्वेशन बनाई है। एक मिनट, मुझे एक बड़ी ख़तरनाक आवाज़ आई है आवाम से कि कैसे पता चलेगा एक्स क्या है और वाई क्या है। ये तो बड़ी सबसे ज़ालमो नंबर ऑफ़ बिस्किट्स, अभी इतनी आसान एग्जाम्पल दी है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? ये हमने इसको ये डायग्राम बनाई, उसके बाद हमने यहाँ से वैल्यूज हमने एक्सपेक्ट की, एक्स ए भी निकाला, फिर एंड पे हमने ये इक्वेशन बनाई, फिर इससे एक्स निकाला। ठीक है, ये तो था हमारी इक्वेशन का तरीक़ेकार। वंस अगेन हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, और वो ये कि हम ए और बी कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, आए कैलकुलेटर की तरफ, ताकि ये ना हो कि आप लोग सिर्फ कैलकुलेटर की चीज़ याद कर लें और कॉन्सेप्ट्स रास्ते में कहीं रह जाएं, क्योंकि ऐसे भी सवाल आएंगे जो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर सवाल ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली। सो करना क्या है, सेटअप में गए, वेरी गुड, स्टैट में गए, 3 है मेरा स्टैट। उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपके पास किस किस्म का डाटा है, तो आप कहेंगे a प्लस बी एक्स, यानी कि आपके पास 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक आपका x है, एक आपका y है। तो ये मेरे कैलकुलेटर पे ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद वो आपसे कहेगा बेटा डाटा पुट करो, करें डाटा पुट। 5.8, 7.7, 8.2, 6.1, 6.5 और 7.5, जबकि y आपके पास है 40.3, 47.1, 48.7, 40.6, 44.5 और 47.1। डाटा एंट्री हो गई। आपने लाल बटन दबा के स्क्रीन क्लियर कर दी। नेक्स्ट आपने प्रेस करना है शिफ्ट प्लस स्टैट का बटन, जो कि आमतौर पे 1 होता है। उससे आपके पास वही पुरानी मेन्यू आ गई जो कि आपने कई दफ़ा देखी होगी। तो आपने जाना है ऑप्शन नंबर 7 REG। अब यहाँ आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? ए निकाला जा सकता है, बी निकाला जा सकता है, आर निकाला जा सकता है, एक्स मीन और वाई मीन। तो हमें किस किस चीज़ से गर्ज है? हमें ए और बी से फ़िलहाल गर्ज है। आर तो हमने पिछले यूनिट में ही देख लिया था, तो बारी बारी ए और बी आप निकाल सकते हैं। 1 पे क्लिक किया तो आपके पास ए आ जाएगा। ए आया 19.74, और वापस जाएं मेन्यू में, रिग्रेशन में जाएं, बी पे क्लिक करें, आपके पास आंसर आएगा हाँ भाई, क्या इसी तरह के आंसर नहीं थे हमारे फॉर्मूला से? और इक्वेशन तो मैं बनानी आती है, y इज इक्वल टू 19.74 प्लस 3.5847 इंटू एक्स। हाँ भाई, सबके कैलकुलेटर एक्स और ए और बी निकाल रहे हैं। टेबल के मुताबिक हमने आर का आंसर वहाँ पे निकाला। टेबल के मुताबिक हमने निकाला था, वो मैसेज में बता। भाई का कैलकुलेटर स्पेशल है, उस पर एक ही उसमें 4-5 आंसर निकल आते हैं, ए बी आर। अच्छा, अगर वो हमसे आर पूछे तो फिर हमने कैसे निकाला इसके लिए टेबल के? वेडनेसडे को बताया तो था, वेडनेसडे को आर निकालना बताया था यार। इस यहीं पे आपने ए और बी का डाटा पुट किया, आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा। ये तो हो गया ना कैलकुलेशन का। हाँ, वैसे तो वैसे फॉर्मूले से भी दिखाया था यार, याद करें, वापस जाएं पिछले यूनिट पे। एक तो आपने आर का स्पीयरमैन वाला तरीका पढ़ा था,
जो कि हमने सिर्फ रैंक के केसेस में यूज़ करना था, जबकि एक नॉर्मल फॉर्मूला भी होता था हर का, बल्कि एक नहीं 2 होते थे। मैंने आपको कहा था कि एक भी काफ़ी है। तो कोई बात नहीं, इधर नोट कर लें खुद ही। अच्छा, यहाँ से क्या आवाज़ आई है जी? एक्स और वाई कैसे फाइंड करना है। ओके, कोई दूसरी एग्जांपल अज्यूम करते हैं। बिस्किट्स वाली भी इन्हें मज़े की नहीं लगी। वो चीज़ जो कि आप या जो भी कंपनी जिस चीज़ का सवाल है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, वो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या है? आज़ाद चीज़, वो चीज़ जो आप आज़ादी से खुद डिसाइड कर सके। मैंने कितने यूनिट्स बनाने हैं, मैंने 50,000 यूनिट्स बनाने हैं, मैंने 20,000 यूनिट्स बनाने हैं, मैंने कुछ भी नहीं बनाना। एक्स में 0 अज्यूम कर लूँ तो वाई उसी हिसाब से आपका बन जाएगा। जैसे ये आपकी फैक्ट्री की एग्जांपल थी। वापस इसकी तरफ आते हैं, बल्कि ये आपके पास आंसर निकला हुआ है। आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 19.74 इंटू 3.5847 इंटू एक्स। एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। आप कितने फैक्ट्री में मतलब यूनिट्स बनाएंगे। अब हर यूनिट बनाने में आपकी लकड़ी लगेगी, लोहा लगेगा, प्लास्टिक लगेगी, या जो भी आप चीज़ बनाते हैं, मतलब गंदम लगेगी, जो भी आप बनाते हैं, ये आपका एक वेरिएबल खर्चा है कि एक यूनिट बनाने में, एक मार्कर बनाने में आपका 3 रुपए की प्लास्टिक लग रही है, जबकि 19.74 आपका है फिक्स्ड कॉस्ट। आप एक मार्कर भी ना बनाए, सारे पूरे हफ्ते मतलब पूरे महीने फैक्ट्री खाली पड़ी रहे, लेकिन बिजली का बिल ज़रूर आएगा 19.74। तो आपका आप 0 यूनिट्स आपने बनाए, 0 यूनिट्स बनाना आपके हाथ में था, आपके पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 19.74। आप सिर्फ एक यूनिट बनाए, आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 19.74 प्लस 3, आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 22 पॉइंट समथिंग। तो आपके पास x आपके हाथ में था, y उसका रिजल्ट है। आपने थोड़ी प्रोडक्शन की, आपके पास ये आ गया, आपने ज़्यादा प्रोडक्शन की, आपके पास ये आ गया। कुछ बेहतर हुआ x और y, क्योंकि ये एक वाकई प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। सवाल आपको नहीं बताएगा कि x क्या है, y क्या है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि x क्या है और y क्या है। सो यहाँ तक हम सब सेम पेज पे हैं। हमने a और b निकालना सीख लिया, फॉर्मूला से भी और कैलकुलेटर से भी। ये इक्वेशन जो कि हमें बनी बनाई मिलती होती थी, अब हमें आइंदा से इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, हम खुद से इक्वेशंस बनाया करेंगे a प्लस बी एक्स वाली। सो x आमतौर पे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, x हमें दे के कहा जाएगा कि बताओ y क्या है। यस, एक मिनट, अभी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे, अभी फ़िलहाल यूनिट तो पूरा करें। अच्छा जी, ये यहाँ तक बुक ने हमें, हमारा बुक का सेम आंसर है 3.585। हाँ जी सेम है। ए क्या निकला बुक का? 19.74। हमारा आंसर क्या निकला? 19.74। हम बिल्कुल सही हैं। अब देखें, बुक ने अज्यूम के यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ 3000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स, तो आपके पास आंसर आ गया y। 30 मिलियन आपका खर्चा होगा अगर आप 3000 यूनिट्स बनाते हैं, जबकि 55 मिलियन आपका खर्चा होगा अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा वाला फॉर्मूला इसका बुक ने आपको बताया है, उसके भी मतलब उससे भी आपको सॉल्व करना सिखाया गया है। लेकिन देखें, इसमें आपको कितने सारे कॉलम्स बनाने पड़ने हैं। आपको x माइनस एक्स बार का अलग, y माइनस वाई बार का अलग, तो ये लंबा तरीका है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा कर रहे हैं इग्नोर। हमारे पास ऑलरेडी 2 तरीके हैं, फॉर्मूला से भी और कैलकुलेटर से भी, तो 2 तरीके काफ़ी हैं। तीसरे की तरफ हमें अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आंसर तो सेम ही आना था। सो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन, लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन हमें रिग्रेशन की? एनालिसिस ओनली बेस्ड ऑन पेयर ऑफ वेरिएबल्स। पेयर कहते हैं 2 को, तो आप तीसरा वेरिएबल इसमें नहीं घुसा सकते, आपको सिर्फ x और y से गुजारा करना पड़ेगा। इसके अलावा देयर माइट बी अदर वेरिएबल्स, अदर वेरिएबल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। रिग्रेशन लाइन ओनली मतलब यूज़ की जा सकती है अगर देयर इज अ गुड फिट बिटवीन द लाइन एंड द डाटा। वापस जाते हैं इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में देयर इज नॉट अ वेरी गुड फिट बिटवीन डाटा। मैंने क्या कहा था? सिर्फ इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं उसका डाटा आप रिग्रेशन लाइन के थ्रू बना सकते हैं। ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये सारे डॉट्स, ये इसका आप x और y फॉर्मूले के थ्रू, रिग्रेशन लाइन के थ्रू नहीं हिसाब लगा सकते, इसलिए एक लिमिटेशन ये भी है। उसके अलावा क्या लिमिटेशन हमें बुक ने बताने की जहमत की? वंस इक्वेशन इज डिराइव्ड कोरिलेशन कैन हेल्प, सॉरी ये तो पुरानी चीज़ है। इट माइट नॉट बी वैलिड टू एक्सट्रैपोलेट बियॉन्ड द रेंज ऑफ ऑब्जर्व डाटा। मतलब अगर, खैर थोड़ा सा मुश्किल करके बात लिखी है, आसान अल्फाज में, ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे जाके भी
एक्स और वाई का जो रिलेशन है बरकरार रहे। आपने इको में एक कॉन्सेप्ट पता नहीं पढ़ा होगा कि आप फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कुछ सुना सुना लग रहा है? अभी तक एक बंदा कह रहा है यस, बाकी सारे कह रहे हैं नो। खैर एनीवे, हल्का सा मैं आपको दे देता हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होती हैं, आपको सर मलिक मुमताज़ ने बताया होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपका ख़र्चे में थोड़ी सी कमी हो जाती है, मतलब आपको बल्क डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका मतलब एफिशिएंसी इतनी आ जाती है प्रोडक्शन में कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे आपके खर्चे थोड़े थोड़े कम होने लग जाते हैं। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का यहाँ आप वो नहीं कर सकते। आप ये नहीं हो सकता कि आपने बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं तो फॉर्मूले के मुताबिक आपका वही मतलब रहेगा, आपका जो स्ट्रेट लाइन है। मतलब एक्चुअल दुनिया की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट इस तरह की होती है, आपका शुरू में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और आगे जाके आपका खर्चा थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब कर्व हो जाता है कि जितना आपके यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं आपका इतना स्ट्रेट शार्प इंक्रीज नहीं आता। मतलब यहाँ आके आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं तो आपके खर्चे कम होना शुरू हो जाते हैं, जबकि मैथमेटिकली स्पीकिंग रिग्रेशन लाइन के थ्रू हमेशा आपका आंसर स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसमें कोई भी बेंड नहीं आएगा। तो एक लिमिटेशन इसकी ये भी है। उसके बाद उसने हमें बताया बुक ने कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, हमें अच्छी तरह पता है। कोरिलेशन आपको सिर्फ बताती है कि रिश्ता है कि नहीं और कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है, जबकि रिग्रेशन आपको एक प्रॉपर नंबर बताती है कि इतना रिश्ता है कि अगर ये ऐसे हो तो अगला वाला ऐसे होगा। इसके साथ ही हमें बुक ने एक फॉर्मूला बता दिया जो कि कुछ सवालों में यूज़ होता है, ये भी ज़रा नोट कर लें। R इज इक्वल टू बी, बी है ये वाला बी है। R इज इक्वल टू बी इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, या b इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। ये भी फॉर्मूला कुछ MCQs में आगे यूज़ होगा, तो ये नोट कर लें। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। तो टारगेट के मुताबिक हम वो फॉर्मूला ये देख लें। हाँ, आपके पास अगर स्टैंडर्ड डिविजन्स गिवन हो और इन दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन हो आर या बी, तो आप दूसरी चीज़ निकाल सकते होते हैं। आगे सवाल आएंगे कि आपको आर निकालना होगा और आपको बी निकालना होगा यूजिंग ये वाला डेटा, तो इसलिए ये फॉर्मूला भी नोट कर लें। बिल्कुल ऐसे ही रिग्रेशन में हमें एग्जैक्ट एक्स और वाई के रिश्ता पता लग जाता है, जबकि कोरिलेशन में हम बस ये देख रहे होते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, थोड़ा सा रिलेशन है कि रिलेशन है भी नहीं। याद करें वो +1 -1 वाला सीन। अच्छा जी, स्टिकी नोट्स पढ़ लें कि तो अभी हमें ज़बानी याद हो चुका है। ये हम डायरेक्ट सवालों की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा जी, वैल्यूज ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई अगर रेक्टेंगुलर एक्सेस पे बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक। फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ स्कैटर डायग्राम अगर देखा जाए कि जो पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं तो इस लाइन में टू सम एक्सटेंड क्या होगा? स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। वो कह रहा है कि जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन के आसपास पाए जा रहे हैं। तो ये लाइन किस किस्म की है? लीनियरली रिलेटेड। In scatter diagram, if the points follow closely a straight line of positive slope, इनमें क्या होगा? पॉजिटिव की बात हो रही है तो हाई पॉजिटिव करेक्शन। फिर स्कैटर डायग्राम की बात है, इफ द पॉइंट्स फॉलो अ क्लियरली स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप कौन सी वाली होती है? इस तरह की स्लोप फॉलो की जा रही हो तो क्या होगा? हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। तो पहले 4 MCQs तो हमने सेकंडों में ही कर लिए। आगे चलते हैं। इन अ स्कैटर डायग्राम इफ द पॉइंट्स फॉलो स्ट्रिक्टली रैंडम, रैंडम का मतलब याद है ना, जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो, अजीबो गरीब अगर आपके पास पॉइंट्स हो तो क्या होता है? हम कहेंगे कि कोई लीनियर रिलेशनशिप पाया नहीं जा रहा। थर्ड क्या था? पॉजिटिव स्लोप हो तो क्या होगा? चलें। अच्छा जी, नंबर 6 अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो आंसर्स की तरफ भी मैं नहीं देख रहा, याद करें जब हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करते थे तो क्या होता था? कोरिलेशन या रिग्रेशन? कोरिलेशन। अच्छा जी, द फिनोमेनन दैट इन्वेस्टिगेट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हिंट उसने दे दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है।
तो जब डिपेंडेंस की बात हो रही है तो ये क्या है, ये आपका रिग्रेशन है। नेक्स्ट, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। उस लाइन को, उस इक्वेशन को हम पढ़ते आ रहे हैं इस पूरे यूनिट में, जिससे हम बता सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या कहलाती है? गुड, ये एक नई चीज़ है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। मैं आपको बताना अलग से याद नहीं रहा, बी को हम प्यार से रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। बी भी हम इसे अब आज तक बी कहते हैं, लेकिन बी को रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लें। इन रिग्रेशन एनालिसिस द वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, अगर ए आपके पास पॉजिटिव आ गया तो क्या ज़रूरी है कि वैल्यू ऑफ बी भी पॉजिटिव हो? तो ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी मोर, इट मे टेक एनी वैल्यू। हम ये भी नहीं कह रहे कि -1 से ज़्यादा होगा कि +1 से ज़्यादा होगा, हमने कहा मे टेक एनी वैल्यू। नेक्स्ट, द प्रोसीजर जो सिलेक्ट करता है पर्टिकुलर लाइन ऑफ अ सम ऑफ स्क्वायर्स, ये चीज़ खैर यहाँ बताई गई थी लेकिन हमने स्किप की। ये पैराग्राफ पढ़ें ज़रा। रिग्रेशन एनालिसिस एक स्ट्रेट लाइन का तरीक़ेकार होता है, वो तरीक़ेकार जिससे हम इस लाइन से लेके इस पॉइंट्स तक का डिफरेंस मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक थ्योरी का ही पॉइंट है, पढ़ लें कि इस तरीक़ेकार को कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। इट इज़ द लाइन दैट मिनिमाइज द सम। तरीक़ेकार ये होता है कि आपके पास अगर इस तरह का डाटा हो, द लाइन स्कैटर्ड हैं, तो हम एक लाइन गुजारते होते हैं जिसका मकसद ये होता है कि इन सारे पॉइंट्स से जितना क्लोजली पॉसिबल हो, जैसे कि खुद एक रैंडम लाइन बनाते हैं। हमारे पास डाटा है इस सीक्वेंस में, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड कहता है कि आप एक ऐसी लाइन बनाओ जो मैक्सिमम पॉइंट्स के करीब से करीब फ्लो करे। मतलब हम इस तरह की लाइन भी बना सकते थे, लेकिन इस केस में कौन सी लाइन पॉइंट्स के ज़्यादा करीब है? तो वैसे तो दोनों ही बराबर लग रही हैं, लेकिन जो पॉइंट्स जिसका लीस्ट डिस्टेंस है इन सारे पॉइंट्स से, उस वाली लाइन, मतलब इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। वो हमसे लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में ही पूछ रहा है, वर्डिंग उसकी देख लेते हैं। The procedure which selects the particular line for which sum of the squares of the vertical distances observed from the line, हर पॉइंट का लाइन से डिफरेंस मिनिमाइज जहां किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अभी हमने क्या पढ़ा था? रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम प्यार से क्या कहते होते हैं? बी। बी के वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? दोनों हो सकती है। हम कहेंगे कि बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, नोट कर लें। डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहलाता होता है, जबकि एक्सप्लेन्ड ये उसका रेसिप्रोकल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक्सप्लेन्ड वेरिएबल कहलाता है तो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे अगला आपके पास आ गया सवाल, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्रिडिक्टर भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट, किसी रिग्रेशन एनालिसिस में b इज इक्वल टू 2.8 इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। b इज इक्वल टू 2.8 का क्या मतलब है? देख लेते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस bx। वो हमसे क्या कह रहा है? इन रिग्रेशन एनालिसिस b इज इक्वल टू 2.8। अब 2.8 का मतलब ये है कि अगर हम एक x बढ़ाते हैं, x1 एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा y इज इक्वल हो जाएगा a प्लस 2.8। तो इससे क्या मिलता जुलता है? इंक्रीजेस बाय 2.8 यूनिट इंक्रीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी। डिक्रीजेस बाय 2.8 बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीजेस बाय 2.8 पर यूनिट। डिक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं। तो इंक्रीज होगा 2.8 यूनिट से अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से इंक्रीज करें, जो कि हमारा x है। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर हमारा है a। नेक्स्ट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। एक मिनट, किस तरीके से एक्सप्लेन? कॉन्सेप्ट में इशू है क्या? ऑप्शंस में? ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस पढ़ें।
इंक्रीजेस बाय 2.8 पर यूनिट, y आपका 2.8 यूनिट बढ़ेगा अगर इंक्रीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम x आपका 0 से 1 कर दें तो आपका y 2.8 यूनिट से बढ़ेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर आपका x 0 से 1 हो गया तो आपका y 0 से -2.8 हो जाएगा। क्या सेंस बनती है? नहीं बनती। इंक्रीज बाय 2.8 यूनिट, आपका y 0 से 2.8 हो जाएगा अगर यूनिट डिक्रीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आपका x 0 से -1 हो गया, x 0 से -1 हो गया और y आपका 0 से 2.8 हो गया। वंस अगेन सेंस नहीं बन रही है, x आपका कम हो रहा है तो y आपका बढ़ कैसे रहा है। अगर आपका b पॉजिटिव 2.8 है, अगर यहाँ b नेगेटिव 2.8 होता फिर सेंस बनती। फिर हम कहते हैं कि x 1 है तो आपका y -2.8 होगा। तो इन सारे को मद्देनजर रखते हुए b = 2.8, पॉजिटिव 2.8 सामने रखते हुए हमारा दिमाग हमसे यही कहता है कि अगर x 0 से 1 हुआ तो आपका y 0 से 2.8 हो जाएगा। अभी तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को तो इग्नोर कर रहे हैं, सिंपल x और y के रिश्ते की बात हो रही है। सो आपके पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, अगर x मीन है 11.3, y मीन है 33.56 और b y on x है 2.832, तो a क्या होता है? हमारे पास इक्वेशन है, y क्या है 11.33, ओ सॉरी, y इज इक्वल टू 33.56, 33.56 इज इक्वल टू x आपके पास है 11.32, a आपके पास क्या है नहीं पता, प्लस b आपके पास है 2.832। तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। (2.832) मल्टीप्लाई बाय 11.32 क्या होता है? b के साथ yx क्यों लिखा हुआ है? b इज इक्वल टू y on x। इसका मतलब है कि मतलब ये y on x का ही b है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब पहले तो आपके पास अगर किसी सवाल में दो तरह के b गिवन हो तो फिर परेशानी की बात है। यहाँ हमें रेलेवेंट क्या है, हमारे लिए एक ही b है तो वो y on x का ही है, मतलब इसी लाइन का ये b है। वही तो बता रहा हूँ, फिलहाल मतलब यही है कि ये इसी लाइन के b की बात हो रही है। आपको पहचानना नहीं कि कौन सा वाला b हमारे लिए रेलेवेंट है। सो इस इक्वेशन में कोई इशू, 33.56 माइनस 2.832 मल्टीप्लाई बाय 11.32, 32.05824 इज इक्वल टू a। हाँ जी 1.47 कोई आंसर है? हाँ जी b प्लस हो रहा था, उधर ले गए तो माइनस हो गया। मतलब ये आपका एक बेसिक रूल होता है ना कि अगर आपके पास है 14 इज इक्वल टू a प्लस 12, तो ये वाला प्लस 12 उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा। सो इस सवाल में कोई इशू, 1.47। नेक्स्ट, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस कुछ आपके पास वैल्यूज निकली, सिग्मा एक्स इज 102, सिग्मा वाई इज 302, सिग्मा एक्स वाई इज 3583 और सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 1308, देन वैल्यू ऑफ बी इज। अच्छा जी, अब बी निकालना है। अब हमें बी का फॉर्मूला चाहिए। कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स गिवन है, हमारे पास एक्स और वाई नहीं गिवन। कोई बात नहीं, हमें बी का फॉर्मूला अगर याद है तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। कर दे तो सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूलाज भी याद रखने चाहिए, सिर्फ कैलकुलेटर पर रिलाई नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर आपका टाइम बचाएगा लेकिन फॉर्मूला भी ज़रूरी है। सो b इज इक्वल टू n, n क्या है? n हमें सवाल में गिवन है 9 इंटू सिग्मा एक्स वाई क्या है आपका 3583 माइनस सिग्मा एक्स है आपके पास 102 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई आपके पास है 302 डिवाइडेड बाय n आपके पास है 9 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर है आपके पास 1308
माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी कि 102 का स्क्वायर। ले जी सॉल्व कर लें। हाँ जी, क्या वाम इसके आसपास पहुंची? कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ दीज। 1.0548 जब हमारे पास नन ऑफ दीज गिवन हो तो हम क्लोजेस्ट के बजाय नन ऑफ दीज टिक कर देते होते हैं। इफ द y इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अच्छा, एंड y मीन इज द एस्टिमेटेड वैल्यू एस्टिमेटेड यूजिंग रिग्रेशन लाइन, देन सिग्मा y माइनस y मीन क्या होगा? पहले समझ लेते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे y आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मींस कि जो हमें नजर आ रहा है जो इस पॉइंट पे y की वैल्यू है, अच्छा, और y मीन इज द एस्टिमेटेड वैल्यू एस्टिमेटेड यूजिंग रिग्रेशन लाइन। इसके अलावा भी आपने यूजिंग रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स यूज करते हुए भी y की कोई वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू जो भी है a। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस होगा? तो अगर तो ये ग्राफ सही बना हुआ है और अगर तो ये रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला सही है तो ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है। शायद पॉइंट्स में थोड़ा बहुत फर्क हो तो हम कहेंगे कि इट शुड बी 0, ये मतलब एग्जैक्ट सेम चीज़ है। इफ टू वेरिएबल्स टेंड टू वेरी साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन दे आर सेड टू बी। एक साथ अगर वो हों तो वो क्या डिपेंडेंट होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं? वो कोरिलेटेड होते हैं। टेंड्स टू वेरी साइमल्टेनियसली इन सम डायरेक्शन, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है, तो क्या ये कोरिलेशन की निशानी नहीं है? सही। इफ टू वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर दिस कोरिलेशन इज सेड टू बी। बिल्कुल सही कहा, टू वेरिएबल्स हैं टेंड टू इंक्रीज टुगेदर। हमने क्या कहा था, एक चीज़ बढ़ी है दूसरी चीज़ भी बढ़ी है तो वो डायरेक्ट होता है, और अगर ऑपोजिट हो तो वो इनडायरेक्ट होता है। इफ वन वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज द व्हाइल द अदर डिक्रीजेस, वो क्या होता है? 0 होता है कि -1? इनवर्स। बाकी सारी अवाम खामोश क्यों है? एक बंदे को आंसर आता है। इनवर्स और नेगेटिव। While calculating r, if x और y are interchanged, अच्छा, instead of calculating r x y, if r y x is calculated, then थोड़ी सी बात मिक्स करके कही गई है। अगर हम आपके पास है x 1 2 3 और y है आपके पास 2 3 1, और अगर ये इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, आप इससे y कह लें इससे x कह लें, और इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग r ऑफ y ऑन x हम x ऑन y निकाल दें, तो ये दोनों क्या चीज़ होंगी? अगर इंटरचेंज करने पे भी आपका x और y का फ़र्क नहीं पड़ा तो हम कहेंगे कि दोनों x और y सेम चीज़ है। x r ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू r ऑफ y ऑन x। प्रूफ करके कर लेते हैं। आपके पास डाटा है 1 2 3 और 2 3 1। कैलकुलेटर से r निकालते हैं। लेकिन एक मिनट, इससे हम अज्यूम करके सॉल्व कर नहीं सकते। हमारा इस तरह के नंबर्स होने चाहिए, हमें इस तरह के नंबर्स अज्यूम करने पड़ेंगे कि उस केस में इन्हें इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो हमारा आर एक्स और वाई आर वाई आंसर सेम है। सो इस मतलब रैंडम अगर हम नंबर अज्यूम करके करें तो इसका चांस ये भी है कि इसका शायद आर ज़्यादा आ जाए, इसका आर कम आ जाए। तो इसका डाटा आप मतलब हमें थ्योरेटिकली अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर x और y इस तरह से हैं कि दोनों तरह का आपका r सेम आ रहा है और इंटरचेंज करने पे भी तो आपका वो सेम होगा। नहीं समझ आया?
इग्नोर करें, मतलब फजूली है ये, मतलब इसमें किसी को कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। हमने या चलें ऐसा करते हैं, मैं इस पर मज़ीद सोच विचार करके आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इसका यही है कि आपका आर एक्स वाई और आर का वाई एक्स सेम है, बाकी इसके ऊपर फिर किसी क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि देखने में इसका और हमें इससे ज़्यादा डीपर मीनिंग कोई नहीं मिल रहा। नेक्स्ट, ये हमें देखा कुछ लग रहा है। लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होती थी? हमने कुछ डायग्राम्स पढ़ी थी, उस डायग्राम्स के मुताबिक एक नेगेटिव की एक्सट्रीम लिमिट होती थी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और एक पॉजिटिव की एक्सट्रीम लिमिट होती थी, तो वो आपकी होती थी -1 से लेके +1। नेक्स्ट, इफ r इज 0.9, अच्छा, एंड इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, r पे क्या असर पड़ेगा? ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। r आपका जो भी है, बल्कि यही डाटा सही था, इजी सा, r 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, x है आपके पास 1 2 3, y है आपके पास 30 35 40। पहले सिंपल r निकालते हैं। स्टैट में गए, वेरिएबल्स में गए, 1 2 3, डाटा हमने लिखा 30 35 40। स्टैट में गए, रिग्रेशन में गए, r पे गए, r आंसर आया 1। ठीक है, अब वो क्या रहा है? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, क्या आपके पास नया डाटा आ जाएगा? -4 -3 -2, और ये क्या हो जाएगा? 25 30 35। करें दोबारा कैलकुलेट। -4 -3 -2 और 25 30 35। हाँ जी, क्या आंसर आया? इसका रिग्रेशन का आंसर था 1, इसका रिग्रेशन का आंसर है 1। तो हमने क्या सीखा? हमने कहा कि अगर एक ही नंबर ऐड कर दिया जाए फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, तो आपके आर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगले बहुत सारे एमसीक्यूज, क्या? ओके, इफ r इज 0.9 इज 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। हमने देख लिया कि इसके साथ आप जो मर्जी खेल कर लें, ऐड करें लेस करें, आपके r पे असर नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड। इफ r इज 0.9 इज 3 सब्जेक्टेड अनचेंज्ड। हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो अब हम सवाल ये सॉल्व किए बगैर भी कर सकते हैं। इफ r इज 0.9 ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, r पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। इफ r इज 0.9 3 सब्जेक्टेड एंड 5 इज एडेड, हमने ये भी करके देख लिया। हमने 5 दोनों में से दोनों में से लेस किया था, x में से भी, सारों में से भी और y में से भी। हमारा रिग्रेशन पे फिर कोई असर नहीं पड़ा, हमारा r का आंसर आया 1। तो रिमेन अनचेंज्ड। अगर मल्टीप्लाई बाय 100, चलो मल्टीप्लाई के केस में देख लेते हैं, शायद कोई असर पड़ता हो। डाटा है आपके पास, ये था आपका प्लस माइनस के केस में। मल्टीप्लाई के केस में देख लेते हैं, बताएं किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से ही कर लेते हैं। 5 10 15, और ये क्या हो जाएगा? 3 35 ज़ा 150, 35 5 ज़ा 165 और 45 ज़ा 200, बल्कि नहीं तो 175। क्या हो गया? 35 × 5 175 ही है। सो इसका ज़रा आर निकालें। 5 10 15 150 175 और 200। आर क्या निकला? हाँ भाई, क्या आंसर आया? अभी भी हमारा रिग्रेशन एनालिसिस जो आर जो पहले था, अभी भी हमारा आर सेम है। तो हमने कहा उठा के मल्टीप्लाई भी कर लो 100 से, तो आपके आर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इफ़ आर 0.9 है, डिवाइडेड बाय 10 करो, आर पे क्या असर पड़ेगा? अनचेंज। मतलब उसने मुफ्त में हमें 10-12 MCQs इसी टॉपिक पे पूछ लिया है। अगर ईच ऑब्जर्वेशन x और y की डिवाइड कर दी जाए 10 से, आंसर क्या आएगा? अनचेंज, अनचेंज, अनचेंज। आखिरकार
अच्छा ये भी देखा जाए तो वही सवाल है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। का मतलब क्या होता है? ओरिजिन एंड स्केल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी नंबर से 1 2 3 आपके पास थे, कुछ एक ही नंबर सब में ऐड करें या लेस करें, उसे कहते हैं चेंज इन ओरिजिन। और अगर इसी नंबर्स में से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो हमने अभी बहुत सारे एमसीक्यूज में देखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम प्यार से आर कहते हैं, उसका ना चेंज इन स्केल से कोई असर पड़ रहा है उस पर, और ना चेंज इन ओरिजिन से असर पड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यहां तक हम सब सेम पेज पे हैं। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, हमने पहले भी इस तरह के कुछ सवाल देखे थे कि हम सब में से कोई एक नंबर ऐड कर देते हैं, सारे एक्सों में से, सारे वाइज में से। तो उससे अगर प्लस माइनस कोई चीज़ करें, उससे हम कहते हैं कि हमने डाटा का स्केल चेंज कर दिया, कुछ ऐड किया या कुछ लेस किया सब वैल्यूज़ में से। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो उससे हम कहते हैं कि चेंज इन स्केल, कि हमने उसका सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया या सारे नंबर्स को डिवाइड कर दिया, उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। सो आर का ओरिजिन और स्केल दोनों पे कोई असर नहीं पड़ता। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन दो तरह के आर्स का रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है। बी के अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के, या कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन के। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करूंगा। यहां लिखा होना चाहिए था टू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस। याद करें हमने क्या पढ़ा था? आर स्क्वायर अगर हम कर लें, आर होता था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास आता था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का स्क्वायर रूट लेने से आपके पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन जो भाई कह रहे थे, रैंक कोरिलेशन तो हमने उसमें देखा था ना, स्पीयरमैन वाले केस में। उसकी बात तो नहीं है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये बी स्क्वायर की बात हो रही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि मतलब नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं, और खैर फिलहाल नन ऑफ दीज ही करते हैं और आगे चलते हैं। अगर b -0.78 है और b, अच्छा अब यहाँ दो तरह के आपको p गिवन है, एक x1y और एक y1x, तो r किसके बराबर है? ओके इसके लिए आई थिंक हमारे पास एक फॉर्मूला भी था अलग से। b दो तरह के अगर आपके पास गिवन हो तो नहीं, वो तो स्टैंडर्ड डिवीजन वाला है। इसका भी आई थिंक कोई है। किधर है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसका आपको एग्जैक्ट ओरिजिन रेफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ। स्क्वायर रूट वाला तो मुझे भी याद है। सो इफ b ऑफ x ऑन y, किधर गया? ये वाला था। देन r इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं, -0.78 इंटू -0.45 होता है 0.592। तो क्या तरह का ऑप्शन है हमारे पास? यही तो मैं कह रहा हूँ। एक काम करते हैं ना, ये जो बी वाले हैं, लेकिन एक मिनट, कैलकुलेशन एक तरफ, ए इससे जो अगला है, इसे तो हम थियोरेटिकली कह सकते हैं कि हमारा जो है बी ऐसा हो। अभी ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बी शुड बी या तो सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव। एक बी हमारा नेगेटिव है, एक बी हमारा पॉजिटिव है। हम कह सकते हैं कि आर निकल नहीं सकता, आर हमारा ठीक ही नहीं है। इसका आंसर आपका है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इसके लिए क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बी डाटे का या तो पॉजिटिव होगा, ये मतलब एक्स और वाई आपके पास है जो भी है। अब बी वाई ऑन एक्स का निकालें या एक्स ऑन वाई का निकालें, या जो उनका आपस में रिश्ता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 1 2 3
10, 15, 20 ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक जगह रिश्ता नेगेटिव हो जाए, एक जगह ऐसे हो जाए कि 3 के आगे 15 लिखा हो या 3 के आगे 10 लिखा हो, तो हम कहेंगे कि जो सेकंड वाला है ये आपका कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट आपका b इतना है और b y ऑन x इतना है, तो r किसके इक्वल है? एक काम करते हैं, इसका ऐसे ही करते हैं कि जो b x ऑन y वाले हैं इन्हें सारे इकट्ठा करके हम किसी अगली क्लास में कर लेंगे, इसकी मतलब कल। चलो ठीक है, लेकिन देख लें b कहाँ कहाँ आ रहा है। b ऑन x y, ये 4 सवाल साथ साथ हैं, इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद डिस्कशन करके इसके सवाल अलग से कर लेंगे। फ़िलहाल इसके अलावा देखते हैं, इफ़ n इज़ इक्वल टू इतना, x इज़ इतना, सिग्मा y इज़ इतना, देन r इज़ इक्वल टू, इस तरह का हमने पहले भी एक सवाल किया था, एक और कर लेते हैं। अच्छा जी, अब याददाश्त का इम्तिहान। b का फॉर्मूला हमने रेस कर दिया, सॉरी r का हमें फॉर्मूला चाहिए। तो r का क्या होता था फॉर्मूला? n यानी कि 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई 1292 माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y। सिग्मा x है 68, सिग्मा y है आपके पास 112। आपसे b चाहिए कि r चाहिए? वो आपसे कह रहा है r निकालो। हाँ हाँ जी, ये तो स्पीयरमैन वाला है ना। सिंपल r का फॉर्मूला ये रहा, n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास गिवन है, हाँ जी गिवन है 786, माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स का 780 नहीं 68 का स्क्वायर। कर लें कैलकुलेट। $40.72 एक भाई ने कहा, लेकिन आंसर तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, वाई वाला पोर्शन तो हमने लिखा नहीं। यस यू आर राइट। ये मल्टी एक ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट हमने अभी नहीं लिखी। तो दूसरी ब्रैकेट क्या होती थी आपकी? माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, जो क्या है 2128 6 इंटू 2128 माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, जो आपका बनेगा सिग्मा 112 का स्क्वायर। इन दोनों के मल्टीप्लाई है। हाँ, सो ये आपस में हो रही हैं ब्रैकेट्स आपकी मल्टीप्लाई। 68 इंटू 112 डिवाइडेड बाय नीचे स्क्वायर रूट डालना ना भूलिएगा। पहली ब्रैकेट 6 इंटू 786 माइनस 68 का स्क्वायर, पहली ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट ओपन, 6 इंटू 2128 मल्टीप्लाई बाय 112 का स्क्वायर। कैलकुलेटर कहता है सिंटैक्स एरर, क्योंकि मैंने आखिरी ब्रैकेट नहीं डाली। नहीं, ब्रैकेट बस का फ़र्क है। सिक्स इंटू 1.92 माइनस 68 इंटू 112 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 इंटू 786 माइनस 68 का स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट 6 इंटू 2128 माइनस 112 का स्क्वायर।
हाँ जी, क्या अवाम यहाँ तक पहुँची? $0.947। यस सर। कोई एक और बंदा जो यहाँ तक पहुँचा हो? सही। वैसे मेरा आज का टारगेट 40 MCQs का था, लेकिन चूंकि 5 हमने कल करने हैं तो 45 तक कर लेते हैं। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, कि जीरो नहीं हो सकता? हमें पता है कि r कुछ भी हो सकता है, -b, 0b और +1 भी, तो हम कहेंगे कि इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू। स्क्वायर ऑफ r क्या होता था? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कहीं लिखा है ऑप्शंस में? हाँ जी लिखा है। सी, अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ r स्क्वायर r। ट्रिकी क्वेश्चन, जरा सोच के बताइएगा। r की हमें लिमिट्स पता है, -1 से 1, तो r स्क्वायर की क्या होंगी? अच्छा, ऊपर वाली लिमिट हमने कह ली 1, बॉटम लिमिट क्या होगी? पहले -1 होती थी। आपके पास पहले रेंज थी -1 से 1। अब -1 का आपने इस जो भी फिगर थी उसका स्क्वायर लेना है, तो आपके पास नई रेंज बनेगी बिटवीन 0 to 1। 0 से लेके 1 के बीच में जो वैल्यूज थी वो भी आ जाएंगी अब पॉजिटिव, तो आपका आंसर नया वाला है 0 to 1। ये 0 to 1 समझ आया? क्योंकि माइनस वाली फिगर भी स्क्वायर होके हो जाएगी 1। -1 इंटू -1 करके देखें। ये 1 है, वो खैर एनीवे हमें कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता होता है। द क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करती है प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय द इंडिपेंडेंट, वो क्या कहलाती है? वंस अगेन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के आपस के रिश्तों की बात हो रही है, तो वो r था कि b था? वो b था, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन था। If r is 0.8, then the variation in dependent variable due to x is about variation in the dependent variable y due to the independent variable। अच्छा, r है 0.8, तो बताएं कितना वेरिएशन है वो उसके बराबर है? स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। हमें कहा था कि एग्जैक्ट कितना डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब वापस अगर हम जाएं r स्क्वायर वाली उसमें डिस्कशन में, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आज ही क्लास के बाद। यस, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर शोज हाउ मच वेरिएशन इन द y इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन ऑफ x। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं y का कितने % जो चेंज है वो x की वजह से है, तो उसके लिए हम ना r लेंगे ना b लेंगे, हम r स्क्वायर लेंगे। तो वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ। किधर गया? सो 10.45 पे हम थे। अगर r 0.8 है तो कितना असर y पे x की वजह से पड़ रहा है? तो हम 0.8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0.64, तो आपके पास आंसर है 64% जो चेंज है वो x की वजह से है। वंस अगेन ये आपके पास फॉर्मूलाज 45 हो गए। चलें ठीक है, आज की मेन क्लास हम आधे घंटे पहले ही ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घर जाएं। हम कैमरा यहाँ ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास शुरू होने लगी है चैप्टर 9 की। ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखना, कोई इशू है तो व्हाट्सएप पे बात होती है, बाकी लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस क्लास।